ठीक है। टेंस, तो पहले हम लोग समझते हैं कि टेंस होता क्या है। तो हमने कहा कि जो टेंस है इट इज अ वर्ब फॉर्म। हमने कहा ये वर्ब की फॉर्म होती है। उसके बाद कहा विच रेफर्स, जो कि रेफर करती है, किसको रेफर करती है, सम स्पेसिफिक पॉइंट, सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ठीक, तो हमने लिखा जो टेंस है वो क्या है, वर्ब की फॉर्म है। ठीक, विच रेफर्स, जो कि रेफर करता है, किसको रेफर करता है, सम स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को इन टाइम में। ठीक, तो पूछेगा व्हाट इज टेंस, हम बोलेंगे वर्ब फॉर्म। फिर उसके बोलेगा कि वो वर्ब फॉर्म क्या करती है, हम बोलेंगे वो वर्ब फॉर्म किसी, उस वर्ब फॉर्म के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर कर रहे होते हैं। तो वर्ब फॉर्म से हमारा क्या मतलब है, वर्ब फॉर्म से हमारा क्या मतलब, हम जब हम वर्ब फॉर्म बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। दूसरा हमने बोला गोज, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है। बाकी हो गया वेंट, आगे बताएंगे, गोन, गोइंग, ये सब हो गई वर्ब की फॉर्म्स। ये हमने समझा, इसको हमने वर्ब की फॉर्म्स बोला। तो फिर हमने कहा सर वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पहले हम वर्ब की फॉर्म से समझने से पहले हम वर्ब समझेंगे। तो वर्ब क्या होता है, तो जो वर्ब होता है हमने पढ़ा था अभी तक, तो हम इससे पहले जो लेक्चर था, 2 लेक्चर्स पहले हम वर्ब ही पढ़ रहे थे। हमने कहा था वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे। हमने कहा था वर्ब इज वर्ड विच refers some kind of activity। तो एक्टिविटी कैसा हो सकता है, वो डूइंग भी हो सकता है और हैपनिंग भी हो सकता है। डूइंग मतलब हो सकता है उसका कोई डूअर हो जो कुछ कर रहा हो, या फिर कुछ अपने आप हुआ हो। तो हमने ऐसे वर्ड को वर्ब बोला था। अब जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म्स होती है, जो भी हमने लिखा था। तो अगर हम देखो कि जैसे आप लोग जो पढ़े हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप जनरली पढ़े होंगे कि वर्ब की फॉर्म अगर हम आपसे पूछे, आप बोलोगे V1 V2 ऐसे ऐसे करते V5। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़े होंगे, बट ये गलत है। जो आपने पढ़ा है वो गलत है। क्यों गलत है ये भी समझते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक होती है V1। बट ऐसा नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती है। एक होती है बेस फॉर्म, दूसरा होता है थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म। जैसे ये हो गया, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये हो गया गोस्ट। दोनों में अंतर क्या है, ये बेस फॉर्म है और ये क्या है, थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन दोनों का दोनों फर्स्ट फॉर्म है। तो आपका कंफ्यूजन अभी हम दूर करते हैं कि हम V1 V2 V3 V5 हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं हमने ऐसा क्यों कहा कि जो आपने पढ़ा है वो गलत है। तो पहले हम आप जो बोले उसको समझते हैं। आपने कहा कि ये जो V1 हो गया इसको हमने गो बोल दिया, V2 हो गया इसको हमने वेंट बोल दिया, V3 हो गया जिसको हमने गॉन बोल दिया, V4 हो गया जिसको हमने गोइंग बोल दिया, और V5 हो गया जिसको हमने गोज बोल दिया। मतलब आपने हर एक वर्ड को एक अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्म से नाम दे दिया कि अगर ऐसा है तो आपने इसको V1 बोल दिया, ऐसा है तो आपको V2, ऐसे करते करते V5 बोल दिया। बट इसमें क्या है कि इसके इतने ही फॉर्म्स होते हैं, मतलब इसमें इतने ही वर्ड, इतने ही एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप इतने ही तरह से इसको लिख सकते हैं। बट अगर हम कोई और वर्ब लें, जैसे हम
मान लीजिए हमने ये वर्ब लिया, जैसे मान लीजिए हम बी ले लिया, ठीक। अब बी को लिखो, इसमें क्या क्या होता है, इसमें बी होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वेयर होता है, और क्या होता है, बीन होता है, बीइंग होता है। तो इसमें तो इतने फॉर्म्स होते हैं, तब इसमें इसके लिए हम क्या लिखें? अब क्या कहोगे आप कि ये जो है, हम क्या बोले, इसमें 8 फॉर्म होती है, B1 B2। अगर हम हर एक स्पेसिफिक वर्ड को एक फॉर्म बोल रहे हैं तो उस हिसाब से इसके पास कितने फॉर्म हो गए, B4 B5 B6 B7 B8। तो इसका मतलब इसके पास 8 फॉर्म है। तो अगर आप बोल रहे नहीं सर ये गलत है, B5 ही होता है, तो अगर ये गलत है, B8 नहीं होता है, B7 नहीं होता है, B6 नहीं होता है, तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा है ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या होता है सही, उसको समझते हैं। तो अगर हम हर एक स्पेसिफिक वर्ड को हम बोल दें कि ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब इसके पास तो 8 फॉर्म हो गया। लेकिन आप बोले नहीं ये गलत है, इसका मतलब जो आपने B5 पढ़ा है, B4 पढ़ा है, ये भी गलत है। तो हमको कैसे याद रखना है वो समझते हैं। तो क्यों गलत है आप समझ गए। अब हमने कहा एक होती है वर्ब की बेस फॉर्म। क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो वर्ब का बेस फॉर्म हमारा क्या मतलब है, जिसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, मतलब वो एज इट इज है, हमने कुछ उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। एक होती है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमें किसको बोला, नथिंग इज एडेड, कुछ भी ऐड उसमें नहीं किया है, उसको हमने बोला बेस फॉर्म। एक होती है ड्राइव्ड फॉर्म। ड्राइव्ड फॉर्म क्या है, उसमें हमने जो बेस फॉर्म उसमें कुछ ऐड करके हम उसको जो वर्ब है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, उसको हमने कहा ड्राइव्ड फॉर्म। ड्राइव्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है तो हम बताएंगे। तो जनरली जो वर्ब होती है उसको 2 फॉर्म होती है, क्या, एक बेस फॉर्म, एक ड्राइव्ड फॉर्म। ड्राइव्ड फॉर्म कहाँ से आता है, जो बेस फॉर्म है उसमें हमने कुछ ऐड करके उसको निकाला है। जैसे गो था, वो बेस फॉर्म था। ड्राइड फॉर्म था, जैसे उसको वेंट बनाया, गोइंग बनाया, बीन बनाया, तो ये उसका हो गया ड्राइड फॉर्म। गोज बनाया, ये हो गया ड्राइड फॉर्म। तो उसमें हमने कुछ ऐड किया। वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है, ठीक है, एक बेस फॉर्म, दूसरा ड्राइव्ड फॉर्म, ठीक। ये हम समझ गए। तो बेस फॉर्म वो हो गई जिसमें कुछ ऐड नहीं किया है। ड्राइव्ड फॉर्म हो गया हमने जो वर्ब है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ ऐड करते हैं, तो उसको हमने बोला ड्राइव्ड फॉर्म। हमको कैसे याद रखना है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती है, कौन कौन, एक बेस फॉर्म जिसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया, जैसे हो गया गो, स्पीक, कुछ नहीं ऐड किया इसमें। कोई भी वर्ब हो गया, यही 2 वर्ब नहीं है, गो है, स्पीक है, कट है, इसमें जो भी इसका फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सब बेस फॉर्म। उसका हो गया थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म, गोज हो गया, स्पीक्स हो गया, ऐसे। अब दूसरा हमने बोला वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे गो का हो गया वेंट। ये क्या करता है, हो गया, ठीक। तीसरा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम चौथों को, इसको हम पढ़ते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक। ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है
इसका तो हम यूज करते हैं कि इसमें इस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। इंडेफिनिट स्टेट को शो करने के लिए यूज किया जाता है, इंडेफिनिट स्टेट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, ठीक। तो जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज कर लेते हैं SEIS फॉर्म। और जब हमारा कोई थर्ड पर्सन हो लेकिन प्लूरल नंबर हो या सेकंड पर्सन हो या फिर फर्स्ट पर्सन हो, जैसे आई होगा, तब हम यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक। जो सेकेंड फॉर्म है इसको हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट स्टेट, जिसका यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। ये क्या है? यूज टू फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तीसरा क्या है? ये होती है कंप्लीशन की स्टेट, ठीक। इसका हम यूज करते हैं यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंस बनाने में और पैसिव बनाने में। जो वर्ब आप एक्टिव पैसिव करते हैं वहां पैसिव बनाने में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टेट। इसका हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक। तो हमको ऐसे याद रखना है कि एक वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसमें कुछ एडिड नहीं होता, दूसरा होती है वर्ब की जो वर्ब की को ऐसे याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो दो होती है, एक वर्ब की बेस फॉर्म, एक वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो थर्ड पर्सन के लिए यूज की जाती है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट स्टेट को शो करते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज की जाती है, जो कि कंप्लीशन की स्टेट को शो करती है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो कंटिन्यूअस स्टेट को शो करती है, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस और क्या बोलते हैं उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे, कितनी फॉर्म होती है वर्ब की? 4। एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, एक आईएनजी फॉर्म, ठीक। और उससे भी ऊपर जाए तो क्या होती है? वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म एंड उसकी डिराइव्ड फॉर्म। ये जो है ये 3, ये हो गया बेस फॉर्म, और ये जो 4 है ये हो गया डिराइव्ड फॉर्म, ठीक। तो इसको लिखिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। तो हमने देख लिया कि V1 V2 V5 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक फॉर्म का नाम दे देंगे तो इससे बी की तो 8 फॉर्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक होती है जैसे हमने लिखा है स्पीक, ये हो गया बेस फॉर्म। इसके बाद ये हमने लिखा स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, ये हो गई डिराइव्ड फॉर्म।
ठीक, इसके थ्रू हम वर्ब की डिफरेंट एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हम समझ गए। वर्ब जो है, वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड है, वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट एक्शन को, सॉरी, वर्ब क्या, कोई भी ऐसा वर्ड जो डिफरेंट एक्टिविटी को रेफर करे, हमने उसको वर्ब बोला। ठीक, उसके बाद हमने कहा जो वर्ब जो है, जो हम जो क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म के थ्रू टाइम के डिफरेंट पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, टाइम के डिफरेंट पॉइंट को हम वर्ब के फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, हम बोल रहे हैं टाइम टाइम टाइम, हम बोल रहे हैं कि वर्ब टेंस जो है वर्ब की फॉर्म है विच रेफर्स सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो वर्ब तो हम समझ लिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज जो है एनी वर्ड जो शो एक्टिविटी को शो करे, जो डूइंग हो सकता है, हैपनिंग हो सकता है। और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है वो भी हमने देख लिया। बट टाइम क्या होता है, इतने देर से हम टाइम 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 करते जा रहे हैं, तो हमको समझना है कि टाइम क्या होता है। हमने कहा टाइम इज फोर्थ डायमेंशन, टाइम इज फोर्थ डायमेंशन। तो अब कोई सारी डायमेंशन क्या होता है, तो पहले फिर हम डायमेंशन को समझते हैं। जब मैथ तो आप पढ़ते हो गए, मैथ तो नाइट नाइट पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। जैसे हमने बोला कि 2D पिक्चर की बात करें और हमने एक रेक्टेंगल मान लो ड्रॉ कर लिया। अगर हम 3D पिक्चर की बात करें तो मान लो हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसमें क्या है, ये एक लेंथ है, ब्रेथ है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, और ये हाइट है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसी को हम बोले लेंथ इसका एक डायमेंशन है। तो क्या हम इस लेंथ को डायमेंशन बोल रहे हैं, क्या हम इस ब्रेथ को डायमेंशन बोल रहे हैं, तो हम इसको समझते हैं। तो हमारा सवाल आता है कि सर डायमेंशन क्या है। जैसे ही हमने बोला कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है, तो फिर बोला कि सर डायमेंशन क्या होता है। तो फिर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन। तो फिर हमने कहा कि डायमेंशन जो है, का डायमेंशन का मतलब, का डायमेंशन मीन्स एनी एस्पेक्ट, कोई भी नजरिया, एनी एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट, मापने का कोई भी नजरिया, दृष्टिकोण, ऑफ रिलेशन, रिलेशन का। हमने कहा जो डायमेंशन है एक एस्पेक्ट, एक नजरिया, एक दृष्टिकोण है किसी भी चीज को मापने का, किसी चीज के में जो क्या रिलेशन है उसको मेजर करने का, उसको मापने का एक नजरिया है। जैसे हमने कहा कि वो लड़का मेरे से लंबा है, तो हमने कैसे कहा लंबा है, तो हमने एक एस्पेक्ट देखा, उसको देखने का नजरिया, उसको माप, हमने कैसे उसको रिलेट किया, तो पहले हमने उसको मेजर किया। मतलब एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ किसका, रिलेशन का। तो कोई आदमी हमसे लंबा है तो हमने उसको कैसे रिलेट किया, एक रिलेशन हो गया, तो हमने उसको मेजर किया। तो किस एस्पेक्ट में मेजर किया, लेंथ के एस्पेक्ट में। तो लेंथ क्या है, एस्पेक्ट है मेजरमेंट का। तो लेंथ इज एस्पेक्ट, मापने का एक नजरिया है कि वो हमसे लंबा है, तो बोलते हैं, तो हमने लेंथ के एस्पेक्ट में उसको मेजर किया। हम बोले वो चौड़ा है, मोटा है, तो ब्रेथ के रिस्पेक्ट में मेजर किया। तो उसी प्रकार से जो टाइम है वो भी क्या है, एक एस्पेक्ट है। क्या है, एक एस्पेक्ट, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, हम बोले वो काम कल हुआ, वो मेरे से पहले क्लास में आ गया, तो हमने कैसे बोला। तो टाइम जो है वो एस्पेक्ट है, एक नजरिया है, दृष्टिकोण है, जिससे हम ये बताते हैं कि कोई भी घटना जो है हमसे पहले हुआ, इस घटना से पहले हुआ, या फिर ये घटना 1 घंटा तक चला, ये घटना 5 बजे हुआ। तो हमने इस कैसे बताया, इस टाइम के एस्पेक्ट, टाइम के नजरिए से बताया। तो ये हो गया। तो इसलिए हमने बोला कि क्या हो गया, टाइम को हमने क्या बोल दिया, डायमेंशन बोल दिया। तो डायमेंशन मतलब क्या, मींस एनी एस्पेक्ट, कोई भी दृष्टिकोण, नजरिया है मेजर करने का है। इसको मेजर करने का रिलेशन को, रिलेशन क्या है, तो हमारे, तो अब हम कोई लंबाई चौड़ाई अपनी नापते हैं कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो हमने एक एस्पेक्ट देखा, उस नजरिया को, इसको लंबाई में मेजर करेंगे। हमने कहा हमसे पहले आ गया, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया। एक टाइम जो एस्पेक्ट से, जिस एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट हम ये रिलेट करते हैं कि कोई भी घटना पहले हुआ, बाद हुआ, हमने उसी को क्या बोल दिया, टाइम बोल दिया।
तो हमने ये समझ लिया कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन हो गया एनी एस्पेक्ट, कोई भी नजरिया, कोई भी दृष्टिकोण, किसी भी चीज में जो रिलेशन है उसको मेजर करने का। तो किसी भी इवेंट है, तो इससे पता चला अगर कोई इवेंट है, कोई घटना है, पूरा जो दिनचर्या है कि आज 2 बजे से क्लास होगी, वो कर लाएगा, तो एक इसको आपस में कैसे रिलेट करें, इसको रिलेट करने के लिए जो हमने एक एस्पेक्ट यूज किया उसको हमने क्या बोल दिया, टाइम। तो व्हाट इज टाइम, हमने ये पता चल गया कि जो टाइम है क्या है, वो भी एक एस्पेक्ट है। क्यों एस्पेक्ट है, एक दृष्टिकोण है। तो हमने चूंकि इसको एस्पेक्ट बोल दिया, तो कोई भी नजरिया, कोई भी दृष्टिकोण जिसके थ्रू हम किसी को आपस में रिलेट कर रहे हो, कि को मेजर कर रहे हो, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डायमेंशन। जो भी एस्पेक्ट, एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन को मेजर करने के लिए जो हम एस्पेक्ट यूज करेंगे, जो दृष्टिकोण यूज करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, डायमेंशन बोल देंगे। तो इस प्रकार से टाइम भी क्या है, एक डायमेंशन है। क्योंकि हम इसको भी यूज करते हैं इवेंट्स को आपस में रिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, एस्पेक्ट हो। चूंकि ये एक्सपेक्ट है तो ये भी क्या है, डायमेंशन है। तुमको पता चला गया कि टाइम जो है वो डायमेंशन है। व्हाट इज टाइम, टाइम इज अ एस्पेक्ट, टाइम एक एस्पेक्ट है with the help of which we measure, relate, the events which we, with the help of which we measure, relate, and compare the events happen around us। तो हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इसकी मदद से। इसलिए व्हाट इज टाइम, टाइम इज एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच, एक नजरिया है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि इतने ड्यूरेशन के लिए हुआ, हम रिलेट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं उस इवेंट्स को जो होता है, इवेंट्स हैपन अराउंड अस, जो हमारे आसपास होता है, कि ये घटना पहले हुआ, ये घटना बाद हुआ, इस प्रकार से। ठीक, टाइम हम समझ गए। तो चूंकि टाइम एस्पेक्ट है, ये भी एक क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ये हमको क्लियर हो गया कि टाइम जो है वो एक डायमेंशन है। जो टेंस है उसके थ्रू हम टाइम, जो टाइम है उसके डिफरेंट पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर कर रहे हो तो हम ये जानना चाहते हैं टाइम के पॉइंट से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज टाइम का पॉइंट। ठीक, तो जो टाइम होता है, जो टाइम होता है, तो एक होता है टाइम लाइन। इस चीज तो हमने इसको बोला ये क्या है, हमने बोला ये एक टाइम लाइन है, टाइम लाइन। ये जो टाइम लाइन है ये इन्फिनाइट है, इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं। जैसे कि अब कब से टाइम स्टार्ट हुआ हमको थोड़ी पता है, अब कब जाके टाइम खत्म होगा नहीं पता है, तो वो सब हमको नहीं पता है। ठीक है, अब तो ये एक इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट लाइन, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। बट जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही, इवेंट्स हो रही, उसको रेफर करने के लिए जो हम टाइम का यूज करते हैं, जिस तरह से हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, हमको उसको समझना है। ठीक, तो व्हाट इज टाइम, तो हमने कहा कि इस पर एक टाइम पॉइंट हो गया, हमें एक पॉइंट दे दिया, तो वह टाइम पॉइंट जिससे हमको ये पता चले कि अभी क्या हो रही है हमारे साथ, करेंटली क्या सिचुएशन चल रहा है, तो वह टाइम पॉइंट जो करंट सिचुएशन को बता रहा होगा, तो उसको हमने बोल दिया प्रेजेंट। वह टाइम पॉइंट, टाइम लाइन हो गया, इस पर एक पॉइंट मार्क किया, और वह टाइम पॉइंट जो इससे ये पता चले, जैसे हमने अभी आपको पढ़ा रहे थे, ये हो गया वो टाइम पॉइंट जो प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहा है, करंट सिचुएशन, ये हो गया प्रेजेंट टाइम। तो एक होती है, तो वो टाइम पॉइंट इसको बोला प्रेजेंट, दैट पॉइंट ये हो गया टाइम लाइन।
that point which show current event। तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है उसको जो शो करे उसको हमने बोला प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट एक होती है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो क्या होती है, एक पास्ट होती है, एक फ्यूचर होती है। जो प्रेजेंट से पहले है ये सब क्या है, पास्ट हो गया पास्ट टाइम। और जो अभी हुआ नहीं है होगा, ये हो गया हमारा फ्यूचर टाइम। क्या हो गया, फ्यूचर टाइम। तुमने क्या समझा, जो टाइमलाइन होती है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो एक पॉइंट हो गया जो करंट सिचुएशन बता रहा होगा, तो हमने उसको बोला प्रेजेंट टाइम। अब जो अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, तो उसको हमने बोला फ्यूचर टाइम। अब जो हो चुका है, इससे अब आपको 10 मिनट पढ़ा चुके, तो हो गया पास्ट टाइम। तो हमारे टाइमलाइन पर 3 पॉइंट होते हैं, वो प्रेजेंट, एक पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 पॉइंट्स हैं ऑन टाइमलाइन। ये हमारे 3 टाइम्स होते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। ठीक, तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम के डिफरेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। टाइम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। ठीक, ये हम समझ गए। हमने देखा टाइम क्या है, एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट है, जिसके थ्रू हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को आपस में रिलेट या कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये एस्पेक्ट है, इसलिए हमने इसको डायमेंशन बोल दिया। इसे बात हमने समझ गया। अब हमने कहा जो टाइम है वो इन्फिनाइट है। ठीक, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हम टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको समझते हैं। तो फिर से हमने क्या किया, एक टाइमलाइन ड्रॉ किया, एक 2 पॉइंट लिया, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो हम जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें हम टाइम को 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट में, दूसरा ड्यूरेशन में। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं कि कोई घटना 5 PM में हुई, या फिर बोलते हैं 7 PM में हुई, 7:10 PM में हुई, तो ऐसे बोलते थे, क्या बोलते हैं, हम पॉइंट को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि कोई घटना 2 आवर से तक हुई या 5 आवर से चल रही है, तो क्या हो गया, ड्यूरेशन में हमने टाइम को एक्सप्रेस किया। तो ये हो गया कि अगर हम इस स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, पॉइंट ए या बी को, तो ये हो गया हमारा, मान लो पॉइंट ए हो गया, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट सी है। तो हमने इसको टाइम को पॉइंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक, लेकिन जो इस टाइम पॉइंट है, इसके गैप को, इसके बीच में जो टाइम गैप है, इसका जो ड्यूरेशन, उसको एक्सप्रेस करें। मान लो 5 से 7, हम लिखे 2 आवर, इसके गैप में इतना गैप है 2 आवर, ये हो गया ड्यूरेशन। हमने ड्यूरेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। हमको क्या पता चला, जो टाइम है उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट के फॉर्म में, दूसरा ड्यूरेशन के फॉर्म में। ठीक हो गया, इसको समझ लीजिए। तो हमने क्या कहा, जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये क्या है, टाइम के पॉइंट है। ठीक है, और इन स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करने के लिए जब हम वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेंस। हमने कहा कि ये जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो जो है वो क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है, टाइम के पॉइंट्स हैं। और इन टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जब हम वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं तो हमने उसको बोल दिया टेंस। तो फिर से सवाल है, क्या जो वर्ब है सिर्फ टाइम के पॉइंट को ही रेफर करती है और भी कुछ करती है? तो क्या जो वर्ब है वो सिर्फ टाइम के पॉइंट को ही रेफर करती है या और भी कुछ करती है? क्यों हमने ऐसा क्यों सवाल किया, क्योंकि हमने कहा था अगर वर्ब टाइम के पॉइंट को रेफर करे तो हम उसको टेंस बोलते हैं। तो अगर वो वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को रेफर ना करके कुछ और करे तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे? हमने क्या पूछा कि क्या जो वर्ब की फॉर्म है वो सिर्फ टाइम के पॉइंट को ही रेफर करती है कि और भी उसका कोई काम है? तो हमने कहा नहीं। तो फिर पूछा कि फिर हमने ऐसा सवाल क्यों किया? क्योंकि कहा कि जब वो टाइम के पॉइंट को रेफर कर रही होती है तो हम उसको टेंस बोलते हैं, क्योंकि अब हमेशा तो हम टेंस ही नहीं पढ़ते, हम कभी मूड भी पढ़ते हैं, चैप्टर आएगा, कभी हम वॉइस भी बोलते हैं। तो क्या, तो हमने कहा कि जब वो टाइम के पॉइंट को रेफर करती है तो उसको टेंस बोलते हैं, लेकिन जब वो टाइम के पॉइंट को रेफर नहीं कर रही होगी तब उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म, जब हम इसके थ्रू किसको रेफर कर रहे होंगे? टाइम के पॉइंट को, हम इसको बोल दिए टेंस। जब हम इसके थ्रू इंटेंशन को एक्सप्रेस करेंगे, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, तो इसको मूड बोल दिए। जब हम इसके थ्रू ये बता रहे हैं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन, हम इसको वॉइस बोल रहे हैं। ठीक, जब ये टाइम के पॉइंट को रेफर करे तो हमने बोल दिया टेंस। जब ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर को रेफर करे तो हम बोलेंगे उस भर की फॉर्म को मूड। और जब ये भर की फॉर्म ये रेफर करे कि जो जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो हम उसको बोल दिए उस भर की फॉर्म को क्या बोले? वॉइस। तो ये जो कोई सेंटेंस होता है, जब हम उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बोल रहे, तो वहाँ वर्ब की फॉर्म को एक्टिव पैसिव बोल रहे हैं। तो इसको भी दिमाग में रखना, सेंटेंस एक्टिव पैसिव नहीं होता है, वो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो एक्टिव पैसिव होती है। तो अगर वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को रेफर करे तो टेंस, अगर इंटेंशन ऑफ स्पीकर को रेफर करे तो मूड, और अगर वो ये रेफर करे जो जो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है तो वो वॉइस। ठीक, कहते हैं कि व्हाट actually we want to learn about tense, कि हम टेंस के बारे में क्या सीखना चाहते हैं। हम आपसे ये सवाल पूछे, हमारा सवाल है कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू लर्न अबाउट टेंस, टेंस के बारे में हम क्या सीखना चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं टेंस। तो पहला हमारा पर्पस है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हो, हम चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है कि हम ये जान जाए कि वो जो सेंटेंस है किस टेंस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में, या फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो किस या पास्ट किस टेंस में लिखा हुआ है, हम ये समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट पर्पस से हमारा कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरा पर्पस हमारा क्या है कि करेक्शन, कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में लिखा होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होना चाहिए, कुछ भी, तो अगर वो गलत है तो हम उसको सही कर पाए। तो हमारा टेंस के बारे में हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, हम टेंस के लिए ये सीखना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू लर्न अबाउट टेंस, हम टेंस के बारे में क्या सीखना चाहते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर हमको कोई सेंटेंस मिले तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कुछ भी। उसके बाद हम ये जान पाए कि उसको हम सही कैसे करें। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन सीख गए तो लगभग जो 80% क्वेश्चन है टेंस का तो ऐसा ही बन जाएगा। वैसे ही फिर लगभग 80% क्वेश्चन हो गया मान लो मूड का, वो सब ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसका क्या टेंस है। ठीक है, हमने लिखा ही हैड नो फ्रेंड्स, हमने ऐसा लिखा। आपसे पूछा कि ये किस टेंस में लिखा है, किस टेंस करने का मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या टेंस है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा, आपने बहुत लोग ये जवाब देंगे कि ये जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, बहुत लोग ये जवाब देंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। बट
हमको ये जानना है कि फिलहाल ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपने ऐसा क्यों बोला, इसको समझते हैं। पहला बात कि आप अभी तक जो सीखे हैं, आपको ये लगता है कि ये जो हैड है ना, वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। बट ये सही बात है कि पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, बट जब वो पास्ट परफेक्ट में यूज हो रहा होता है तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज रहा होता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी होती है, ठीक है। तो जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। क्या यह कोई मेन वर्ब है? नहीं है। ये क्या है? क्या है? ये सेकेंड फॉर्म। दूसरा बात कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि ये पहला बात कि ये हेड है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ये सब कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, ये समझना है। तो आपने अभी तक जो सीखा है वो ऐसे सीखा है, ट्रांसलेट करके मीनिंग समझते हैं, हेड देख लेते हैं, ऐसा हो गया। तो आपको ये नहीं, तो हमने अभी तुरंत बोला था कि जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म है, मतलब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलना है, वो टेंस की मतलब वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज किए हैं उस हिसाब से बोलना है, ठीक है। जैसे अभी कुछ समय के लिए हम ये मान लें कि ये जो है, मान लो कि डायरेक्ट नरेशन के, मान लो कि ये डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, ठीक, रिपोर्टेड, उस समय के लिए मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है और हम इसको इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ, बस हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कैसे कैसे गलती होती है। स्टार्ट नहीं हुआ, बस हम समझा रहे हैं। हम लिखते हैं ही हैड हैड नो फ्रेंड्स। ये सही है, लेकिन अगर हम बहुतों से पूछें कि ये सही है या गलत, तो बोलेंगे गलत है। अब इसको उन्होंने क्यों गलत बोला? उनको ये जो दो बार हेड हेड आ गया तो उनको ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, ही हैड हैड, इसलिए उसको नहीं बोलते हैं। दूसरा, वो ये सोचते हैं कि एक बार हेड आ गया उसी को वो क्या समझते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अब जब भी अभी से सीखना जब स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में क्या अप्रोच होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। दूसरी पहला बात कि इंग्लिश सीखना है तो आपको ट्रांसलेट करके नहीं सीखना है, ठीक। दूसरा बात, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना, मतलब ये चीज सही है तो इसका प्रूफ होना चाहिए, इसलिए सही नहीं कि अपने मन से कुछ मन ग्रंथ कहानी मानी बना ले। सबका एग्जैक्ट रूप होना चाहिए, क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, ठीक। तो ये जो हैव है, ये जो हैव है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म पे हैव एंड हैज, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, ठीक है, हैविंग, आईएनजी फॉर्म। तो हमने क्यों कहा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस पर थोड़ा और फोकस करता है। हमने कहा कि ये जो हेड है ना, ये जो हेड है, अगर हम इसको मानते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए हेड को क्या होना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब किधर है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, क्योंकि यह मेन वर्ब नहीं है तो इसको तो सेकंड फॉर्म में ही होना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। अगर अब कंफ्यूजन आता है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हमने तुरंत बोला था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। हमने इसको वर्ब को हमने सीधा बोला ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऐसा कैसे बोल दिया? क्योंकि हम यहाँ देखें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ऑलवेज, हमेशा क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। जैसे कैसे? पहले इसको मिटाते हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती है। जैसे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा हो,
उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव की अलग अलग फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो। अगर हम वर्ब की तरह कभी हैव यूज होती है, कभी हैज यूज होती है, कभी हैड यूज हो रही होती है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमेशा अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में लिखे तो उसके साथ हैव की अलग अलग फॉर्म एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, ठीक। और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में। अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज कर रहे हो, बी की अलग अलग फॉर्म जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी। तो वही बी कुछ अलग अलग फॉर्म है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। स्कूल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो हम ये बोले कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस में यूज होती है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज होती है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं बी की फॉर्म, उसमें कुछ ईजेमआर कुछ भी यूज होता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक उसी प्रकार जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हैव की कोई ना कोई फॉर्म यूज होती है। तो मतलब कुल मिला के आया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होती है। इसलिए जो हमने सेंटेंस लिखा था कि ही हैड नो फ्रेंड, तो चूंकि वहां हैड है उसको हम थर्ड फॉर्म ना बोल के हमने क्या बोला, सेकेंड फॉर्म। क्यों बोला सेकेंड फॉर्म, अगर वो थर्ड फॉर्म होती बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। अब चूंकि वो सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म किस में यूज होती है, प्रेजेंटिंग डिफिनिट टेंस में, इसलिए हमने उसको क्या बोला, प्रेजेंटिंग डिफिनिट टेंस। तो हमने ये बोला चाहा कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट कुछ भी बोले हम वर्ब की फॉर्म देख के बोल रहे हैं, ठीक। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा और पूछा कि इसका जो एक एक्टिव फॉर्म है और इसका हमने पैसिव फॉर्म लिखा था। हमने पूछा कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। तो हमने कहा था अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन सा टेंस है तो आपका 80% जो क्वेश्चन है वॉइस का नरेशन का आप ऐसे ही सही कर दोगे। तो हम वही समझाना चाह रहे हैं, देखो कैसे। अब पहले हमको अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए, पहले हम ये जानते हैं जब हम वॉइस चेंज कर रहे होते हैं, मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव कर रहे होते हैं या पैसिव से एक्टिव कर रहे होते हैं तो वो वहाँ टेंस चेंज नहीं होते। अगर एक्टिव वॉइस का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। उसमें ना ही टेंस को चेंज किया जाता है और ना ही मीनिंग चेंज होना चाहिए। अगर हम एक्टिव से पैसिव करें ना ही मीनिंग चेंज होती है और ना ही टेंस चेंज होती है। तो इसको हमको ध्यान, अभी हम पढ़ा नहीं, बस आप इसको सुनते चलिए और याद रखिए, चाहे लिख लीजिए। लेकिन जब हम नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो वहाँ टेंस चेंज होती है। अभी तुरंत आपने देखा पास्ट इंडिफिनिट से हमने पास्ट परफेक्ट बनाया था। अभी हम पढ़ा नहीं रही है नरेशन चाहे वॉइस, अभी हम बस बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, जब उसका टाइम आएगा तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। पहले हम यहाँ समझते हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो ना ही टेंस चेंज होती है और ना ही मीनिंग चेंज होती है। मतलब अगर हम ये जान जाए ये किस टेंस में है तो हम ये सही कर पाएंगे कि इसका ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। चूंकि ये वाज हर्ट लिखा है, हमको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है और ये जो है सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। तो ये किस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम ये जान जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये सही होगा ये सही होगा। तो इसी को हमें समझना है। ये जो हर्ट है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, इसका तीनों फॉर्म हर्ट ही होता है, ठीक। अभी तुरंत हमने बोला था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होती है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ये तो होगा नहीं, ठीक। दूसरा बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर अगर गौर डालें तो अगर हम बोले ये क्या है, हमने जो सब्जेक्ट यूज किया वो क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए सब्जेक्ट यूज होता है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब क्या एस या ई एस फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ तो एस या ई एस फॉर्म नहीं है, मतलब ये वर्ब की अगर ये इसको हम वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म माने इस सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ये प्रेजेंट टेंस है, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ई एस फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ ये नहीं यूज हुआ है, ये तो होगा नहीं। तो कुल मिला के अगर तो ये हर्ट प्रेजेंट टेंस में हर्ट कब यूज होता है, जब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो तब यूज होता है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो भी थर्ड पर्सन के लिए, तो क्या आना चाहिए एस या ई एस फॉर्म, तो होगा नहीं। तो कुल मिला के नहीं ये फर्स्ट फॉर्म है ना ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है कुल मिला के वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हमको पता चल गया ये है पास्ट इंडेफिनिट। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये सही हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म होती है
जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टाइम के डिफरेंट पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। क्या है डिफरेंट टाइम के पॉइंट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर से हम बोल रहे हैं जो टेंस क्या है, वो वर्ब की फॉर्म है जिसके थ्रू हम टाइम के डिफरेंट पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट पॉइंट क्या है टाइम के? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये जो वर्ब की फॉर्म है जिसके थ्रू, जिसको हम यूज करते हैं इन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए, ये वर्ब की फॉर्म खुद क्या है? ये वर्ब खुद एक एक्शन है। तो हम क्या बोलना चाहिए, जो वर्ब की फॉर्म है जिनको यूज करते हैं इस टाइम को रेफर करने के लिए, वर्ब खुद क्या है? ये वर्ब खुद में क्या है? एक्शन है। वर्ब क्या है खुद में? एक एक्शन है। और एक्शन को क्या होती है? हैव डिफरेंट स्टेट्स। हमने कहा कि जो टाइम है, टाइम टेंस क्या है? टेंस वर्ब की फॉर्म है जिसके थ्रू हम टाइम के डिफरेंट पॉइंट को रेफर करते हैं। कौन सा डिफरेंट टाइम के पॉइंट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो वर्ब की फॉर्म है जिनके हम यूज करते हैं इस टाइम पॉइंट को रेफर करने के लिए, ये वर्ब खुद में क्या है? एक एक्शन। और एक्शन के क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। वो डिफरेंट स्टेट्स क्या है? What are the states of action? तो हम लिखना चाह रहे हैं states of action। क्या क्या है? indefinite, दूसरा continuous, तीसरा perfect, चौथा perfect, बस परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वर्ब क्या है? एक्शन है। और एक्शन क्या होती है? डिफरेंट स्टेट होती है। तो स्टेट ऑफ एक्शन क्या है कि हमारे इंडेफिनिट स्टेट, कंटिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक, ये 4 स्टेट हैं और हमारे पास तीन तीन क्या है? पॉइंट्स इन टाइम है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो 3 पॉइंट्स इन टाइम और 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन। अगर हम दोनों को मिलाएं, दोनों को मिलाएं तो टोटल 4 के 12, तो कितने टेंस हो गए कुल मिला के दोनों मिलाने के बाद? 12। 4 स्टेट ऑफ एक्शन और 3 पॉइंट इन टाइम। ये क्या है? प्रेजेंट। तो हमारे पास 12 टेंसेस होती है। ठीक है, 12 टेंसेस होती है। कौन कौन? चलिए देखते हैं। 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन, 3 पॉइंट्स इन टाइम मिलाएं तो हमारे पास 12 टेंसेस बने। वो कौन कौन होती है? तो हमने टेंस बना दिया। हम इधर लिखे 1 2 3 4। ये हमारा हो गया कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम इसको मिलाएं ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया? 12। एक लिख देते हैं, अब भर लीजिएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। कोई बॉक्स चूज कर, मान लो ये हम चूज किया। ठीक, क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, ऐसे क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको मिला के हमारे पास कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल मिला हमारे पास कितने टेंसेस हो गए? 12। तो ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स एक टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सो ऑन। तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एक टेंस। हमने कहा था थोड़ा देर पहले जो टेंस वो वर्ब की फॉर्म है, इसका मतलब ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वर्ब की
फॉर्म। ठीक, हमने 12 टेंस बना लिया। ठीक, तो जो मेन वर्ब है, हमने देखा जो वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो होता है वो होती है मेन एक्शन। किसी भी सेंटेंस का जो मेन एक्शन होता है जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेन एक्शन। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें जो मेन एक्शन है उसको हेल्प करो, तो हम उसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। ठीक, तो हम ये समझना चाहते हैं कि जो मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। हमने कहा जो मेन वर्ब होती है वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एक सेंटेंस को पढ़ते राम विल हैव बीन अरेस्टेड, तो यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है? तो यहाँ एक्शन हो रहा है अरेस्ट का। ये हो गई हमारी मेन वर्ब। हमने कहा जो मेन वर्ब होती है वो होती है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कौन सा एक्शन हो रहा है? अरेस्ट का। तो ये हो गई मेन वर्ब। तो बाकी जो बच गया ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये भी हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये भी हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है? ठीक है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है? जो पहली हेल्पिंग वर्ब है बीन, इसको हमने इसलिए लिखा है ताकि हम ये बता सके ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं, रिसीवर ऑफ एक्शन है। मतलब राम विल हैव बीन अरेस्टेड, राम को अरेस्ट किया जाना चाहिए। विल हैव बीन अरेस्टेड, उसको किया जा चुका होगा। इन फ्यूचर हम बात करें ऐसा तो अरेस्ट इसको किया जाएगा, ये किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। तो हमने इसको पैसिव बनाने के लिए यूज किया। किसके लिए? पैसिव बनाने के लिए। हम इसको लिख के ये शो करना चाह रहे हैं कि राम डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, इसको अरेस्ट किया जाएगा किसी और के द्वारा। ठीक, मान लो हम इस बीन को नहीं लिखे, राम विल हैव अरेस्टेड, तो मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ राम डूअर हो जाएगा। अगर हम बीन नहीं लिखे इसका मतलब ये होगा कि राम एक पुलिस वाला है और वो किसी को अरेस्ट करेगा, कर चुका होगा फ्यूचर में। बट यहाँ ये लिख दिए तो इससे ये पता चला राम को कोई पुलिस वाला अरेस्ट करेगा। तो इसको हमने पैसिव बनाने के लिए यूज किया और इससे पता चलता है कि जो राम है रिसीवर ऑफ एक्शन है। ठीक, हैव, हमने हैव क्यों यूज किया? तो हैव हमने यूज किया है स्टेट को शो करने के लिए। ये काम और इन फ्यूचर हो चुका होगा, कंप्लीशन की स्टेट में होगा। हम यहाँ शो करें परफेक्ट स्टेट, ये काम इन फ्यूचर हो चुका है, ये स्टेट को शो कर, इट्स स्टेट। हमने हैव क्यों यूज किया? स्टेट को शो करने की किस स्टेट में होगा। तो यहाँ बता रहा है कि परफेक्शन की स्टेट में होगा। अगर हम कुछ और लिखे होते यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ लिखे होते राम विल बीइंग अरेस्टेड ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पता चलता है कि हमने आईएनजी फॉर्म लिखा, इसका मतलब ये काम चल रहा होगा, गोइंग ऑन स्टेट हो। यहाँ पता चला परफेक्शन के स्टेट में होगा, तो ये स्टेट शो कर रहा है। और विल क्या शो कर रहा है? विल है एक मॉडल है, इसको हम यूज करते हैं लाइकली अकरिंग इवेंट, प्रोबेबली अकरिंग इवेंट को शो करने के लिए। मतलब जब कोई इवेंट होने वाला होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, तो कुल मिलाकर हमने यूज किया है जो चीज होने वाला होता कब होता है? फ्यूचर में हो रहा होगा, ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहे थे, ये इवेंट फ्यूचर में होगा। ये हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है ये हम समझ गए।